हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है टेक्सटाइल पर। टेक्सटाइल में भी हम देख रहे हैं परिसज्जा के बारे में, क्योंकि इससे पहले हमने रेशे बना लिए, हमने स्पिनिंग करके धागे बना लिए, धागे से हमने कपड़े भी बना लिए। अब उन कपड़ों पे हमें परिसज्जा करना है, क्योंकि जो कपड़े आपके करघे से उतारे जाते हैं, उनको हम तुरंत पहन नहीं सकते हैं, वो हमारे पहनने लायक नहीं होते हैं। तो इसीलिए हम उस पर बाद में परिसज्जाएँ करते हैं। तो आप में से जितने भी लोग पीडीएफ से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, वो लास्ट तक रुके रहेंगे, क्योंकि पीडीएफ के बारे में हम लास्ट में ही बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपनी क्लास को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो कल हमने जो परिसज्जा देखी थी, वो हमारी परिसज्जा थी यांत्रिक परिसज्जा। एक बार हम वापस चेक कर लेते हैं, हमने क्या-क्या कल परिसज्जा में देखा था। फिर हम देखेंगे यांत्रिक परिसज्जा के बारे में कि यांत्रिक परिसज्जा क्या होती है। फिर देखेंगे हम रासायनिक परिसज्जा। तो कल हमने जो आप यांत्रिक परिसज्जा की थी, उसमें हमने क्या-क्या देखा था? हमने सेन्फोराइज़िंग की बात की थी, हमने क्रेपिंग की बात की थी, हमने कुटाई की थी यानी कि हमने बीटलिंग की थी, हमने सीज़िंग की बात की थी, हमने रोए को काटा था, हमने उसको झाड़ा था, हमने साइज़िंग और ड्रेसिंग की प्रोसेस को देखा था। साथ ही साथ हमने टेंटरिंग के बारे में भी चर्चा किया था। कैलेंडरिंग के बारे में हमने चर्चा किया था, हमारी जो परिसज्जा होती है उसमें हमारा कैलेंडरिंग भी आता है। साथ ही साथ हमने मोयरिंग के बारे में भी चर्चा किया था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो मोयरिंग का मतलब क्या होता है कि वस्त्र की सतह पर लहरदार पानी के समान लहरदार नमूने बनाना। फिर हमने नक्काशी करना, ये भी हमारी एक यांत्रिक परिसज्जा ही थी, इसको देखा था। ग्लेज़िंग के बारे में चर्चा की थी, श्रीनराइज़िंग के बारे में चर्चा की थी और हमने सिरेइंग के बारे में चर्चा की थी। ये थे हमारे कुछ मुख्य मुख्य यांत्रिक परिसज्जा। और भी हमने कई परिसज्जाओं के बारे में चर्चा किया था, चाहे वो आपका वेटिंग हो, चाहे आपका व्हीटलिंग हो, या हमने तमाम प्रकार के शिफ्टनिंग की हमने परिसज्जा देखी थी, हमने श्रीनाइजिंग देखी थी, हमने वेटिंग देखी थी, क्रैपिंग देखी थी, एम्बॉसिंग देखी थी। हमने तमाम प्रकार के यांत्रिक परिसज्जाओं के बारे में चर्चा किया था। इसकी जो डिटेल क्लास है वो आपको कल मिल गई थी। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक उस क्लास को, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। अब आज जो हमारी चर्चा होने वाली है, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं जिस परिसज्जा के बारे में, वो है हमारी रासायनिक परिसज्जा। रासायनिक परिसज्जा पर आज हम चर्चा करेंगे। रासायनिक परिसज्जा क्या होती है? तो रासायनिक रूप से वस्त्र को जो हम परिसज्जा करते हैं, उन पर जो हम प्रक्रियाएँ करते हैं, वही आपकी क्या होती हैं? वही आपकी रासायनिक परिसज्जा होती हैं। यांत्रिक जो परिसज्जा होती है, इसके द्वारा केवल आप वस्त्र की बाह्य जो आकृति होती है उसमें ही परिवर्तन करते हैं, ठीक? लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो करेंगे रासायनिक परिसज्जा पर। जो है आपकी सबसे पहली परिसज्जा होती है, वो है आपकी मर्सराइजिंग। मर्सराइजिंग किस प्रकार की परिसज्जा है? तो ये आपकी होती है रासायनिक परिसज्जा। इस प्रक्रिया का नाम इंग्लिश कैलिको प्रिंटर जॉन मर्मट के नाम पर दिया गया है। क्या? जो हमारी मर्सराइजिंग परिसज्जा है। आपको ध्यान क्या रखना है? मर्सराइजिंग जो परिसज्जा है, ये हमारी एक प्रकार की रासायनिक परिसज्जा होती है। अब मर्सराइजिंग करने का मतलब क्या होता है कि हम मर्सराइजिंग करते क्यों हैं और ये होता कैसे है? तो वस्त्र की सतह को सघन व चिकना बनाने के लिए हम मर्सराइजिंग प्रक्रिया करते हैं या मर्सराइजिंग परिसज्जा करते हैं। तो जो हमारी मर्सराइजिंग परिसज्जा है, क्यों करते हैं? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि वस्त्र की सतह को सघन और चिकना बनाने के लिए हम मर्सराइजिंग परिसज्जा करते हैं। तो इसमें हम करते क्या हैं? इसमें हम 20% NaOH
घोल में 8 से 10 घंटे तक वस्त्र को डुबोकर रखते हैं। जो हमारी मर्सराइजिंग परिसज्जा है, इसमें हम करते क्या हैं? तो इसमें हम 20% NaOH घोल में अपने वस्त्र को 8 से 10 घंटे तक इसको भिगोकर रखते हैं। इसमें ताप व दाब प्रवाहित करते हैं। अब वस्त्र को हल्के अम्ल में घोलना। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम 20% NaOH में अपने वस्त्रों को 8 से 10 घंटे के लिए भिगोएँगे। फिर उसमें हम क्या करेंगे? फिर उसमें हम हवा और मतलब ताप और दाब प्रवाहित करेंगे। अब वस्त्र को हल्के अम्ल के घोल में घोलेंगे। ये वस्त्र में अवशोषकता के गुण को वृद्धि करता है, मतलब जो हमारे वस्त्र होते हैं, उसकी जो अवशोषक क्षमता होती है, अवशोषक क्षमता, ये आपकी बाह्य नहीं होती है, ये आपकी आंतरिक परिसज्जा होती है। आंतरिक परिसज्जा क्या होती है? आंतरिक परिसज्जा का मतलब कि ये जो होता है, ये आपके कपड़े का गुण होता है। जैसे हमें प्रिंटिंग करना होता है, हम ऊपर छापते हैं, ठीक? हमें डाई करना होता है, हम उस पर ऊपर से लगाते हैं। हम वेटिंग प्रोसेस करते हैं, हम व्हीटलिंग करते हैं, हम कॉम्बिंग करते हैं। लेकिन जो आपका मर्सराइजिंग है, इसको करने से आपके जो वस्त्र होते हैं, उनके अवशोषकता के गुण में वृद्धि होती है। तो जो सबसे पहला प्रोसेस हमने किया, वो था आपका मर्सराइजिंग। ये कैसी प्रक्रिया थी? तो ये आपकी जो है रासायनिक प्रक्रिया थी, ठीक? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन-सी यांत्रिक परिसज्जा है और कौन-सी आपकी रासायनिक परिसज्जा है? तो ये मर्सराइजिंग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपका बाकी के जो आपकी यांत्रिक हैं, चाहे वो सल्फोराइजिंग हो, चाहे वो आपका साइजिंग हो, चाहे वो आपका सिरेइंग हो, इन सब से मिलती-जुलती है, तो इसीलिए आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान रखेंगे कि ये जो मर्सराइजिंग परिसज्जा होती है, ये आपकी रासायनिक परिसज्जा होती है, ठीक? अब पहला तो हमने क्या किया? हमने मर्सराइजिंग कर लिया। अब जो आपकी दूसरी रासायनिक परिसज्जा होती है, उसमें हम क्या करते हैं? तो उसे हम सिलवट रोधी परिसज्जा करते हैं। सिलवट रोधी मतलब सिलवट जो आपके सिलवट, इसका जो है सिकुड़े नहीं, सिलवट यहाँ पर सिकुड़ने का मतलब ये है कि जो आपका सिलवट है, वो सिलवट आपका खराब ना हो, ठीक? तो इसमें आप जो सिलवट में जो आप वस्त्र जैसे लेते हैं, जैसे आपने कोई कपड़ा लिया है, तो कपड़े में क्या होता है, आपने देखा होगा कि वो उसमें सिलवट सा रहता है। आप इसी से रिलेटेड अभी एक पढ़ेंगे, सिकुड़न होता है, ठीक? ये आप सिलवट का आप ध्यान रखिएगा कि ये सिकुड़न नहीं, मतलब जो आपके सिलवट डाली गई हैं, जो चुन्नटें डाली गई हैं, वो आपकी ख़त्म ना हो, खराब ना हो, इसके लिए आप ये परिचर्या करते हैं। तो जो अभी आप प्रेजेंट टाइम में जो कपड़े खरीद रहे हैं या जो आप वस्त्र खरीदते हैं, उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो उसमें सिलवटें हैं, सिलवटें कम से कम पड़ती हैं। यहाँ पर ये सही है, सिकुड़न नहीं पड़ना, वही मतलब कि सिकुड़न का मतलब समझ रहे होंगे आप, जैसे आपका कॉटन का कपड़ा ले लेते हैं। आपके पास कॉटन का कपड़ा है, अगर आपके पास एक तरफ कॉटन का कपड़ा है, वहीं आपके पास दूसरा रेयॉन का कपड़ा है। तो आप कॉटन के कपड़े को एक गोली बना लीजिए और वहीं दूसरी तरफ आप रेयॉन के कपड़े को। गोली बनाने का मतलब ये है कि दोनों को आपस सिकोड़िए। जैसे ये है आपका, इसे गोली तरह इस तरह से आप कॉटन को बना लीजिए, इसी तरह से आप रेयॉन को बना लीजिए। तो देखेंगे आप उसमें जो है क्या आ जाता है, इसमें जो है कॉटन में हमारे सिकुड़न हो जाता है, हमारा कपड़ा बिना प्रेस किए पहनने लायक नहीं होता है। वहीं अगर रेयॉन की बात करें तो वो उसमें सिकुड़न नहीं आएगी, ठीक? तो जो हम परिसज्जा करते हैं, ये हमारे परिसज्जा से ही बनते हैं कि जो हमारे वस्त्र हैं वो क्या हों, वो सिकुड़े नहीं। अब अगला जो है आपका, जो आपका परिसज्जा हम करते हैं, वो आ जाता है जल अभेद परिसज्जा, यानी कि वाटरप्रूफ बनाते हैं हम। वाटरप्रूफ वाटरप्रूफ कपड़े आपने देखे होंगे,
चाहे वो आप छाता ही ले लीजिए या आप जो रेनकोट पहनते हैं, बारिश के मौसम में रेनकोट पहनते हैं ना, तो वही आपका होता है वाटरप्रूफ, मतलब उसमें पानी नहीं जाता है। तो वस्त्र की सतह पर प्लास्टिक तथा रेजिन की परत चढ़ाते हैं। ये होता कैसे है? जैसे जो आपके पास वस्त्र होता है, उस वस्त्र पर आप प्लास्टिक या फिर रेजिन की परत को चढ़ाते हैं। इससे जो पानी होता है वो अंदर नहीं प्रवेश करता है और बरसात के मौसम में आप इसे पहनते हैं। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो बरसात में कपड़े पहने जाते हैं वो क्या होते हैं? तो वो आपके वाटरप्रूफ होते हैं, इसीलिए तो हम उनको पहनते हैं, इसीलिए हम उनको पहनते हैं। अब ये जो आपके वाटरप्रूफ बनाए जाते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा होता है, जैसे उस पर पानी गिरा और बह जाएगा, जैसे हम देख लेते हैं छाता हो गया और रेनकोट हो गया। लेकिन एक आपकी यही जल अभेद वाली प्रक्रिया की जाती है, जिस पर आप जैसे कपड़ा है उस पर पानी गिरा, तो वो तुरंत तो अंदर नहीं जाएगा, लेकिन आप उसे जब प्रेस कर देते हैं, उसे दबा देते हैं, तो वो क्या होगा, तब वो जाके पानी नीचे गिरता है, या यूँ बोलें कि अगर उसमें काफ़ी टाइम तक पानी रहेगा, तो वो धीरे-धीरे वो पानी रिस-रिस कर जाता है, अदरवाइज़ पानी नहीं जाता है। तो जो हम जल अभेद यानी कि जो हम वाटरप्रूफ परिसज्जा करते हैं, ये कौन-सी परिसज्जा होती है? तो ये आपकी रासायनिक परिसज्जा होती है, ठीक? तो अभी तक हमने सिर्फ़ 3 प्रकार की परिसज्जा देखी। किसमें? रासायनिक परिसज्जा में। पहली क्या थी? पहली और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपसे पूछा जाता है क्या है? वो मर्सराइज़िंग है। दूसरा हमने देखा सिलवट रोधी, तीसरा हमने देखा जल अभेद। अब ये जल अभेद होते हैं, वैसे ही आपके मोथ प्रूफ होते हैं, मतलब जिसमें कीड़े नहीं लगते हैं। आपके फायर प्रूफ होते हैं, जो हम आग जो फायर ब्रिगेड वाले पहनते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये सारे वस्त्र परिसज्जा के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक? तो ये हमारी बात किस पर थी? तो ये जो हमने बात किया, ये हमने वाटरप्रूफ कपड़े की बात की, या फिर जो हम वाटरप्रूफ वस्त्र बनाते हैं उसकी बात की, ठीक? अब जो आपका अगली परिसज्जा है वो है आपका कीट-रोधी परिसज्जा, यानी कि मोथ प्रूफ आपके जो वस्त्र होते हैं। तो ये जो वाले कपड़े होते हैं, कहने का मतलब जो आपके सारे ऊनी वस्त्र होते हैं, ऊन ही एक ऐसा वस्त्र होता है जो कीड़े से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। कीड़े ऊनी वस्त्रों पर अंडे दे देते हैं और जब ये अंडे कीड़े का रूप ले लेते हैं, तो ये हमारे वस्त्रों को जो है हानि पहुँचाते हैं। हानि कैसे पहुँचाते हैं? ये बहुत भूखे होते हैं और क्या करते हैं, ऊन के रेशों को खाते हैं। मतलब इनका जो सबसे अच्छा भोजन होता है ना कीड़ों का, ये आपका ये आपका ऊन का ही होता है। माफ़ी चाहेंगे, आपकी क्लास थोड़ी लंबी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लंबी हो नहीं पाएगी, ठीक? तो आप जल्दी-जल्दी बस पढ़ लीजिए, क्योंकि हमारा पीछे भी काफ़ी कुछ लॉस हो चुका है, ठीक? तो जो हम कीड़े पर परिचर्चा करते हैं, वो क्या होता है? अब ये कीड़े दूसरे रेशे जैसे हमारे लिनन हो गया, अभी-अभी हमने बात की, किसकी? हमने ऊन की बात की, या फिर वहीं बात कर लें कि जो आपके कॉटन होते हैं, इन पर जो कीड़े होते हैं, ये भूखे जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इन पर जो है ये क्या करते हैं, तो ये इन रेशों को खाते हैं, उन पर क्या कर देते हैं, छेद कर देते हैं। आपने देखा होगा जो आपके कॉटन के कपड़े होते हैं उन पर ऐसे छेद सा हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, ये पुराना हो गया है, इस पर छेद हो गया है। असल में होता क्या है, तो वो जो ये कीड़े होते हैं वो हमारे वस्त्रों को खा जाते हैं, उसमें छेद कर देते हैं, ठीक? तो हम इसके लिए करते क्या हैं, इन कीड़ों को मतलब कीड़ों से बचाने के लिए हम कौन-सी परिचर्या करते हैं, तो कीट-रोधी परिचर्या करते हैं। अब हम इसमें उपयोग क्या करते हैं? तो इसमें आप सिलिको क्लोराइड व पैराडाइक्लोराइड बेंजीन व नेप्थोलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नाम ध्यान रखिएगा जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं, किसका प्रयोग करते हैं? तो सिलिको क्लोराइड व पैराडाइक्लोराइड बेंजीन व नेप्थोलिक अम्ल का हम प्रयोग करते हैं। किस पर? तो कीट रोधी
परिचर्या करने के लिए। अगली जो हमारी परिचर्या होती है वो होती है फफूंदी रोधक। अब जो फफूंदी अवरोधक परिचर्या होती है, ये क्या होती है? तो वस्त्रों में माड़ का प्रयोग करने से इनकी जो फफूंद के लगने की आशंका होती है ना, वो बनी रहती है। मतलब जिन वस्त्रों पर आपने माड़ का प्रयोग किया है, तो उन वस्त्रों पर फफूंदी लग जाती हैं। तो फफूंदी रोकने के लिए हम क्या करते हैं? फफूंदी रोकने के लिए साइजिंग करते समय अकार्बनिक नमक जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? जो हमारे फफूंद रोधी हम जो कपड़े बनाते हैं, जिन पर हमारे फफूंद ना लगे, तो इसके लिए हम करते क्या हैं? तो इसके लिए आप क्या प्रयोग करते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया और जिंक क्लोराइड हो गया, इनका उपयोग हम करते हैं फफूंद अवरोधक में, ठीक। लेकिन साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा कि वर्तमान समय में टर्पेंटाइन और फार्मेल्डिहाइड फफूंदी रोकने के लिए काम में लाया जाता है। वैसे तो हम कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक क्लोराइड का उपयोग करते हैं, तीनों के क्लोराइड का उपयोग करते हैं। लेकिन जो वर्तमान समय में हम करते क्या हैं? तो वर्तमान समय में आप ध्यान रखिएगा, टर्पेंटाइन और फार्मेल्डिहाइड फफूंदी का प्रयोग करते हैं। क्यों? फफूंदी को रोकने के लिए, ठीक। अब जो हमारी अगली परिचर्या है, ये हमने क्या देखा? ये हमने देखा फफूंदी अवरोधी परिचर्या, जो कि आपकी रासायनिक परिचर्या है, ठीक। अगली जो हमारी परिचर्या है वो है अग्नि अभेद परिचर्या। आपने देखा होगा जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं वो करते क्या हैं? तो वो कुछ इस तरह के वस्त्र पहनते हैं जिनको पहनकर वो आग में चले जाते हैं। अब जो वस्त्र हमने और आपने पहन रखा है, इसको अगर पहन के हम आग में घुस जाएँगे तो क्या होगा? हम तो झुलस के बाहर आ जाएँगे, है ना? तो इसके लिए भी वस्त्रों पर परिचर्या की जाती है। जिस तरह से पानी अंदर ना घुसे उसके लिए हम वाटर प्रूफ कपड़े बनाते हैं, उसी तरह से वस्त्र ऐसा बनाते हैं, फायर प्रूफ बनाते हैं जिसमें जो है अज्वलनशील, जो जल ना सके ऐसे वस्त्रों को हम बनाते हैं, ठीक? तो वस्त्र को पूर्ण रूप से आप जो है ये अग्निरोधी नहीं बना सकते हैं। मतलब हम वस्त्र को ऐसा नहीं बना सकते हैं कि आग में पहनकर हम बैठ जाएँ तो जले ना, ठीक? लेकिन उन्हें रासायनिक रूप से इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं कि उनकी जो ज्वलनशीलता होती है उनको रोका जा सकता है। जैसे हमारे जो कपड़े हैं इनमें एक लपक के आई कि हम जल जाते हैं। लेकिन जो अब ऐसा कपड़ा नहीं बना सकते कि हम आग में बैठ जाएँ और जो है हमारे कपड़े ना जलें, हम सुरक्षित रहें। हाँ, लेकिन हम ऐसे कपड़े ज़रूर बनाते हैं कि थोड़ी बहुत आग की असर उस पर ना हो, है ना? तो कुछ इस तरह से हम उसमें रसायनों का प्रयोग करते हैं ताकि जो हमारे वस्त्र हैं वो पूरी तरह से जले ना। कुछ वस्त्रों को सुरक्षा की दृष्टि से अग्नि अवरोधक शक्ति होना आवश्यक होता है। जैसे जैसे चटाई हो गया, पर्दे हो गए, आग बुझाने के लिए वही जो हमने बताया कि जो आपके ये फायर ब्रिगेड वाले पहनते हैं। तो इनको वस्त्र में ये अवरोधक शक्ति घर पर ही बड़ी सरलतापूर्वक हम इनमें बना सकते हैं। तो इसके लिए आप करेंगे क्या? किसका प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए आप बोरेक्स या फिर बोरिक एसिड के घोल में वस्त्रों को डुबोकर बनाते हैं, ठीक? तो आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि जो आप फायर प्रूफ कपड़े बना रहे हैं, उसमें हमने किस घोल का प्रयोग किया है? तो उसमें हमने बोरेक्स या फिर बोरिक एसिड का प्रयोग किया है। अब जैसे आपने कल जो पढ़ा था यांत्रिक परिचर्या के बारे में, उसमें हमने मशीनों से जो हमारे वस्त्रों पर परिचर्या की जा रही थी, हमने उसके बारे में चर्चा किया था। लेकिन आपको पता है जो आज हमारी चर्चा हो रही, वो रासायनिक परिचर्या हो रही, यानी कि हमें इसमें रसायनों का उपयोग करना है। अब जब हम इसमें रसायनों का उपयोग कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन से रसायन का प्रयोग करना है, ठीक? अब जो अगली परिचर्या होती है आपकी रासायनिक में, वो क्या है? वो है आपकी ब्लीचिंग। आज हम 2 टॉपिक कवर कर रहे हैं।
एक तो हम अपनी जो परिचर्या की क्लास है उसको समाप्त करेंगे, मतलब यांत्रिक और रासायनिक परिचर्या को तो खत्म करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ लगे हाथ हम ब्लीच को भी आज ही निपटाते चलेंगे। आपको पता है कि ब्लीच भी आपको पढ़ना है, तो आज हम लगे हाथ ब्लीच का भी काम तमाम करते चलेंगे, है ना? तो सबसे पहले आपको समझना ये चाहिए कि हम वस्त्रों पर ब्लीच क्यों करते हैं? ब्लीचिंग क्यों की जाती है? तो वस्त्रों को उनके प्राकृतिक मटमैले रंग व बुनते समय जो उनमें ग्रीस, चिकनाई, दाग, धब्बे ये सब लग जाते हैं ना, इन्हीं को हटाने के लिए, अपने वस्त्रों को साफ-सुथरा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनकी ब्लीचिंग करते हैं ताकि जब हम इन पर रंगाई-छपाई का काम करें, तो ये आसानी से हो जाएगा। अगर हमारे वस्त्रों पर तेल लगा है, ग्रीस लगे हैं, दाग-धब्बे लगे हैं, तो जब हम उन पर रंगाई-छपाई की क्रिया करेंगे, तो क्या वो होंगे, उतने अच्छे होंगे? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो हम अपने वस्त्रों पर और अच्छे से फिनिशिंग दे सकें, हम और अच्छे से उसकी सजावट कर सकें, इसके लिए हमें ब्लीचिंग करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, अगर वस्त्रों पर पूछा जाए कि ब्लीचिंग क्यों की जाती है, तो जवाब होगा कि सफ़ेदी लाने के लिए। हुँ? क्योंकि वस्त्रों के जब हम उनका निर्माण करते हैं तो उनमें दाग धब्बे आ जाते हैं, पीलेपन से आ जाते हैं, तो इन्हीं सब से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए हम क्या करते हैं, तो इन्हीं सब से छुटकारा पाने के लिए हम ब्लीचिंग का उपयोग करते हैं। तो ध्यान क्या रखना है सबसे पहले आपको कि सूर्य की किरणें केवल वस्त्र के लिए प्राकृतिक विरंजक का कार्य करती हैं। आपको पता होना चाहिए ये जो हमारे सूर्य की किरणें हैं ये भी एक विरंजक का ही कार्य करती हैं। तो ये क्या होती हैं? तो ये प्राकृतिक विरंजक होते हैं। अब सूती व लिनन यानी कि जो हमारे वानस्पतिक तंतु हैं, इनके लिए ऑक्सीकारक प्रतिकर्मक जैसे हाइपोक्लोरिक एसिड व क्लोरीनेटेड लाइम का प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं? तो जो हमारे वानस्पतिक जगत के तंतु हैं, सूती हो गया, लीलन हो गया, इनके लिए आप क्या करते हैं? तो इनके लिए आप ऑक्सीकारक प्रतिकर्मक जैसे हाइपोक्लोरिक एसिड या फिर क्लोरीनेटेड लाइम का प्रयोग करते हैं। वहीं अगर बात की जाए ऊनी रेशम या फिर जो हमारे जांतव जगत के रेशे हैं, उनके लिए आप अपचायक प्रतिकर्मक की आवश्यकता पड़ती है या हम अपचायक प्रतिकर्मक का जो है उपयोग करते हैं। अपचायक प्रतिकर्मक मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक? और जो ऑक्सीकारक प्रतिकर्मक होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि ऑक्सीडेशिंग एजेंट होते हैं वो, ठीक? तो ऑक्सीडेशिंग एजेंट किसके लिए होते हैं? वानस्पतिक जगत के लिए। वहीं अगर बात की जाए रिड्यूसिंग एजेंट किसके लिए होते हैं? तो वो जांतव जगत के लिए होते हैं, ठीक? तो ये हमने जो बात की, ये की हमने फिनिशिंग के बारे में। मतलब कल हमने यांत्रिक परिसज्जा देखा था, कुछ मुख्य परिसज्जाओं के बारे में आज भी हमने चर्चा किया कि हमने इन परिसज्जाओं को देखा था। अगर आपने कल की क्लास नहीं ली है तो प्लीज़ एक बार जाके उसे ज़रूर ले लीजिएगा, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए और वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालाँकि जो हमने कल चर्चा की थी यांत्रिक परिसज्जा की, जब हमने टेक्सटाइल की दूसरी क्लास की थी, टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी की चर्चा की थी, तो इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन हमारे वहाँ भी मिले थे, ठीक? लेकिन आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कौन से आपके यांत्रिक है, कौन से आपके रासायनिक हैं। हालाँकि जब क्वेश्चन आपके सामने होगा तो आपको समझ में आएगा कि जो आपकी यांत्रिक परिसज्जा हैं, उसमें हमने यंत्रों का उपयोग किया है। वहीं अगर आप बात करें रासायनिक परिचर्या की तो हमने बात क्या किया? हमने बात किया रसायनों की, कुछ केमिकल की बात की। तो उन्हीं केमिकल को, उन्हीं रसायनों को आपको ध्यान रखना है, ठीक? तो ये हमारा टॉपिक जो था वो हमारा टॉपिक समाप्त हो गया क्या? परिचर्या की। हमने आपसे कहा कि हम लगे हाथ आज क्या कर लेंगे? फिनिशिंग ये ब्लीचिंग का भी काम खत्म कर लेंगे, है ना? तो सबसे पहले आपको समझने की आवश्यकता ये है कि ब्लीचिंग हम करते क्यों हैं? तो हमने अभी-अभी देखा कि जब वस्त्र को हम कताई, बुनाई करके तैयार करते हैं, करघे से उतारते हैं, तो उस समय जो हमारी सतह होती है, वो क्या होती है? वो खुरदरी होती है, चिकनी नहीं होती है, उसमें जो है अशुद्धियाँ होती हैं। तो इन सभी को हम दूर करने के लिए क्या करते हैं?
तो इन सभी दाग धब्बों को हटाने के लिए हम ब्लीचिंग की आवश्यकता होती है, हम ब्लीचिंग करते हैं। तो वह पदार्थ जो वस्त्र की सतह से वस्त्र के पीलेपन व मटमैलेपन को दूर करता है और वस्त्रों में सफेदी लाता है, वही आपका विरंजक कहलाता है, यानी कि वही आपका ब्लीचिंग कहलाता है। ठीक? तो ये जो आपके विरंजक होते हैं, ये होते क्या हैं? तो आप सबसे पहले विरंजक के द्वारा आपने देखा क्या करते हैं, तो जो इसमें तेल वगैरह लगे होते हैं, दाग धब्बे लगे होते हैं, इन सबको हम निकालते हैं, हटाते हैं, साफ-सफाई करते हैं, है ना? तो ये जो विरंजक होते हैं, ये भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? तो एक आपका होता है आक्सीकारक विरंजक और दूसरा आपका होता है अवकारक विरंजक। इन्हीं दोनों विरंजक के बारे में हमें चर्चा करनी है, इन्हीं दोनों विरंजक के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीकारक विरंजक के बारे में। अब ये ऑक्सीकारक विरंजक होते क्या हैं? तो ऑक्सीकारक विरंजक इस प्रकार के विरंजक के प्रतिकर्मक O2 मुक्त हो जाता है। क्या होता है? इसमें O2 मुक्त होता है तथा O2 मुक्त होकर दाग धब्बे के साथ क्रिया करके वस्त्रों को साफ कर देता है। तो जो आपका ऑक्सीकारक विरंजक होता है, इसमें प्रतिकर्मक जो O2 होता है, आपका O2 मुक्त हो जाता है और O2 मुक्त होने के साथ ये दाग धब्बों के साथ क्रिया करके आपके वस्त्रों को साफ करता है। अब ये जो आपके ऑक्सीकारक विरंजक होते हैं, ये भी कई प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? ये आपके विरंजक भी कई प्रकार के होते हैं जिसे हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी? सबसे पहले हम इसके जो प्रकार हैं उसकी बात करते हैं, जो आपसे कई बार पूछा गया है। जेविल वाटर के बारे में आपने कई बार सुना होगा कि ये जेविल वाटर क्या होता है? तो ये एक प्रकार का आपका ब्लीच होता है ना? इसे हम कहते क्या हैं? तो सोडियम हाइपोक्लोराइड जो होता है, जिसे हम जेविल वाटर कहते हैं, ये आपका क्या होता है? तो यही आपका ऑक्सीकारक विरंजक होता है। सबसे पहला विरंजक क्या है? तो जेविल वाटर है। इसके नाम को ध्यान रखिएगा, जेविल वाटर। अब जो ये आपका जेवेल वाटर होता है, इसका हम संग्रह कैसे करते हैं? तो ठंडी व अंधेरे स्थान पर हम इसका संग्रह करते हैं। साथ ही साथ ये प्रभावशाली विरंजक होता है और इसका उपयोग आप कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग आप सूती व लिनन वस्त्र का ये सूती और लिनन वस्त्रों के लिए आप इसका उपयोग करते हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है? इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है कि आप किस प्रतिकर्मक मतलब कि किस विरंजक का प्रयोग किस जगत के कपड़े के लिए कर रहे हैं। तो जो हमने सूती और लिनन वस्त्रों के लिए प्रयोग किया, यानी कि जो हमारे सेलुलोज़िक जगत के रेशे हैं, उनके लिए हमने क्या किया? उनके लिए हमने ज़ेवेल वाटर। अगर यहाँ आपसे सूती और लिनन दिया गया है, अगर हम आपसे बोलें कि सेलुलोज़िक जगत, तो क्या कुछ गलत होगा? नहीं। चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, अगर हम सेलुलोज़िक जगत कह रहे हैं, यानी कि आपके जो सूती और लिनन के वस्त्र हैं, उनकी बात कर रहे हैं, या फिर जो आपके सेलुलोज़िक जगत के फाइबर हैं, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक? तो ये क्या होता है? जो आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है, ये आपका प्रभावशाली विरंजक होता है और इसका उपयोग हम सूती और लिनन वस्त्रों के लिए करते हैं। साथ ही साथ हमें ध्यान ये रखना है कि हम इसका संग्रह कहाँ करते हैं? तो कहाँ करते हैं? इसका संग्रह हम करते हैं ठंडे और अंधेरे स्थान पर करते हैं। ठीक? अगला है आपका प्राकृतिक विरंजक। प्राकृतिक विरंजक का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। अभी-अभी हमने पढ़ा था क्या? सूर्य। तो सूर्य आपका एक बहुत ही अच्छा क्या होता है? प्राकृतिक विरंजक होता है। सूर्य हो गया, घास हो गए, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? प्राकृतिक विरंजक होती हैं और ये जो आपका प्राकृतिक विरंजक है, ये हमें आसानी से उपलब्ध भी होता है। आप सभी प्रकार के कपड़ों को आप क्या कर सकते हैं? प्राकृतिक विरंजक कर सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं है। अब जो आपका अगला विरंजक है, वो आ जाता है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आपने नाम कई बार सुना होगा H2O2। हम जब भी ब्लीचिंग की बात करते थे, चाहे आपका कोई भी रेशा हो, जब हम उसमें ब्लीचिंग की बात करते थे, तो हम क्या कहते थे?
इस पर हम साधारण ब्लीच यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का उपयोग करेंगे। तो ये जो आपका H2O2 होता है ना, ये आपका एक नॉर्मल ब्लीच होता है, बहुत तगड़ा ब्लीच नहीं होता है। ये आपके सारे कपड़ों के लिए उपयोगी होता है। आप सभी प्रकार के कपड़ों पर H2O2 ब्लीच का प्रयोग कर सकते हैं। और ये क्या होता है? ये आपका सुरक्षित विरंजक होता है। तो आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में काफ़ी बार सुना है। हमने जब भी चर्चा की थी, तो हम किसी और ब्लीच के बारे में चर्चा करें या ना करें, जो हम कह रहे थे कि घर पर हम ब्लीच कर सकते हैं, आसानी से ब्लीच कर सकते हैं, हल्का ब्लीच है, वो क्या था हमारा? तो वो था हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड था। क्या था? हाइड्रोजन पेरोक्साइड था, जिसका उपयोग कर रहे थे हम सभी प्रकार के कपड़ों के लिए कर रहे थे, ठीक? और अगला जो आपका है वो है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट ये आपका जो ऑक्सीकारक विरंजक है उसका चौथा प्रकार है और लास्ट प्रकार है। हम जो ऑक्सीकारक विरंजक का प्रयोग करते हैं वो 4 होते हैं। चौथा हमारा है पोटेशियम परमैंगनेट। तो सभी प्रकार के दाग धब्बे छुड़ाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। प्राणिज व वानस्पतिक दोनों ही जगत के रेशों के लिए ये अनुकूल होता है। जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट होता है, इससे हम क्या करते हैं तो किसी भी प्रकार का दाग धब्बा हो उसको छुड़ाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। किसका? पोटेशियम परमैंगनेट का। और ये आपके प्राणिज और वानस्पतिक दोनों ही जगत के रेशों के लिए अनुकूल होता है, ठीक? तो हमने आक्षिकारक विरंजक में कितने विरंजक का नाम पढ़ा? तो 4 प्रकार के विरंजक का उपयोग हमने किया या 4 प्रकार के विरंजक के बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहला नाम ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है ज़ेविल वाटर के बारे में। तो क्या था? जिसे हम बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट, जिसका नाम है ज़ेविल वाटर भी बोला जाता है। अगला है आपका प्राकृतिक विरंजक। प्राकृतिक विरंजक आपको आसानी से उपलब्ध है, हर जगह मिल जाता है, इसके लिए आपको कोई पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसे हर कोई कर सकता है। अगर ये फ्री में है तो इसे हर कोई कर ही सकता है। अगला है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, जो हमने कई बार पढ़ा है, हमने आपको बताया भी है कि ये सभी प्रकार के कपड़ों के लिए उपयुक्त होता है। वहीं अगर चौथी जो हमारी ऑक्सीकारक ब्लीच है उसके बारे में बात करें तो वो आ जाता है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। अब हम बात कर लेते हैं अवकारक विरंजक की। हमने क्या पहले देखा? हमने पहले देखा ऑक्सीकारक विरंजक, ठीक? अब वहीं हम बात करेंगे अवकारक विरंजक की। तो अवकारक विरंजक वह विरंजक जो दाग धब्बों में लगे ऑक्सीजन को मुक्त करता है, वही आपका कहलाता है अवकारक विरंजक। अब जैसे हमने ऑक्सीकारक विरंजक के प्रकार देखे, उसी तरह से हमें अवकारक विरंजक के भी प्रकार देखने हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें हम 3 को पढ़ते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोडियम बाइसल्फाइड। अब ये सोडियम बाइसल्फाइड क्या है? तो ये जो आपका सोडियम बाइसल्फाइड होता है, ये आपके प्राणिज जगत के रेशों के लिए उपयुक्त होता है। ये जो आपका प्राणिज जगत का रेशा इसमें क्या आता है? तो इसमें आपका आता है रेशम और वहीं दूसरा आपका आता है ऊन। तो ऊन और रेशम के लिए आप अवकारक विरंजक में किसका प्रयोग करते हैं? तो हम उसमें प्रयोग करते हैं सोडियम बाइसल्फाइड का, ठीक? वहीं बात की जाए दूसरा सोडियम हाइड्रोसल्फाइड की बात करें, तो सोडियम हाइड्रोसल्फाइड जो है वो आपका एक अवकारक विरंजक है, जिसका उपयोग सभी प्रकार के वस्त्रों के लिए हम करते हैं। और ये बहुत ही सशक्त, श्रेष्ठ और प्रभावशाली प्रतिकर्मक होता है। क्या? जो आपका सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सल्फाइड होता है। यहाँ पर सल्फाइड की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। अब जो आपका तीसरा है वो है आपका सोडियम परबोरेट। अब ये सोडियम परबोरेट क्या है? तो ध्यान रखेंगे हम कि जो सोडियम परबोरेट है ये प्रभावशाली एवं शक्तिशाली विरंजक तो होता ही है, ये गर्म जल में क्रियाशील होता है। जो आपका सोडियम परबोरेट होता है, ये क्या होता है? तो ये आपका गर्म जल में क्रियाशील होता है।
साथ ही साथ ये प्राणिज और वानस्पतिक जगत के लिए भी अनुकूल होता है। हम हर प्रकार के प्राणिज और वानस्पतिक जगत के रेशे पर इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब आप प्राणिज रेशों का प्रयोग के लिए इसका उपयोग करें तो इसमें एसिटिक एसिड मिलाना आवश्यक हो जाता है। मतलब ये उपयोगी तो है दोनों रेशों के लिए, अब चाहे वो आपका प्राणिज हो या फिर वो आपका वानस्पतिक रेशा हो, दोनों के लिए आवश्यक है। लेकिन अगर आप प्राणिज रेशे पर इसका उपयोग कर रहे हैं तो इसके लिए आपको एसिटिक एसिड डालना आवश्यक हो जाता है। ठीक। हमने क्या बात की? हमने अवकारक विरंजक की बात की। अवकारक में हमने 3 देखा, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड और सोडियम परबोरेट। हमने यहाँ पर तीनों देख लिया। अब ये आपका ब्लीच का चैप्टर भी समाप्त हो गया। तो आज हमने क्या-क्या देखा? आज हमने ब्लीच देखा और हमने जो हमारी रासायनिक परिचर्या थी उसके बारे में भी हमने चर्चा किया, वो भी हमारा समाप्त हो गया। अब आपको पता है कल तो है संडे और संडे को हम करते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस भी वही करते हैं जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होता है, मतलब मंडे टू सैटरडे जो हम पढ़ते हैं वही हम डिस्कस करते हैं। तो इस वीक आपकी 3 ही क्लासेज हो पाई हैं, 3 नहीं 4 क्लासेज हो पाई हैं, तो बस उसी से रिलेटेड हम कल क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद मंडे से स्टार्ट हो जाएगा आपका रंगाई छपाई, यही सारे काम चालू हो जाएंगे। अब हम धीरे धीरे किधर आ रहे हैं? तो अपने आधे से ज़्यादा हमने टेक्सटाइल को कवर अप कर लिया है। ठीक? अब आज की सेवा यहीं पर समाप्त होती है। जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। हम 5 मिनट बात करेंगे। कुछ लोगों को पीडीएफ की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं आपके लिए रात 9 बजे 10 क्वेश्चन की क्विज़ करवाती हूँ। तो आप क्विज़ कर कर अपनी जो आपकी जो तैयारी है उसको और मजबूत बना सकते हैं। साथ ही साथ रही पीडीएफ की बात, तो आप में से कई लोगों ने मुझे ये बोला कि आपको पुराने पीडीएफ भी चाहिए। हमने अभी हाल-फिलहाल में एक ग्रुप बनाया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि हम 29 रुपए पर मंथ लेंगे और जो है आपको डेली का डेली पीडीएफ आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन आपकी डिमांड है कि आप पुराने पीडीएफ को भी लेना चाहते हैं। तो आपके बिहार के भी एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो जो आप पहले चीज़ों को समझा कीजिए कि जो आपका सिलेबस है उसको देखिए, जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसको देखिए, साथ ही साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। अब अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो हमने ग्रुप में थोड़ी-सी चेंजेस की हैं। क्या? अगर आप 29 रुपए पर मंथ देते हैं, तो आप 1 साल में कितना देंगे? 348 देंगे, ठीक? लेकिन हमने उसको आपके ग्रुप में जो सुधार किया है, वो ये किया है कि अगर अब आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, मतलब कि जो हमारी टेक्सटाइल की क्लास हुई है, जो हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन की हुई है, जो होम मैनेजमेंट की हुई है और जो न्यूट्रिशन साइंस की हुई है, ये सारे पीडीएफ आपको एक साथ मिलेंगे उसी ग्रुप में। लेकिन उस ग्रुप में आपको ऐड होने के लिए 299 रुपए पे करने होंगे और साथ ही साथ आप इसे 1 साल तक जैसे चाहें, जितना बार चाहें आप पढ़ सकते हैं। 1 दिन में आप 1 नोट्स बनाएँगे तब भी आप बहुत मतलब सारे नोट्स बना सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप उस ग्रुप में जुड़ें और सारे पीडीएफ को एक साथ पाना चाहते हैं, तो आपको ये पे करके आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो आप में से जिन लोगों ने भी अ, पीडीएफ के लिए बोला था, तो उनके लिए मैंने ये बना दिया है। अगर आप 1 महीने के लिए जॉइन होते हैं, तो 1 महीने बाद आप वहाँ से हट जाएँगे, तो आप कितना पढ़ पाएँगे? आप वहाँ से कितनी नोट्स बना पाएँगे? वहीं अगर आप 1 साल के लिए वहाँ पर जुड़ते हैं, तो आप सिर्फ़ एक बार आपको 299 रुपए पे करना है और आप वहाँ पर पूरे 1 साल तक उस पीडीएफ को देख सकते हैं। लेकिन आप पीडीएफ को ग्रुप में जॉइन हो उससे पहले एक बात और बता देना चाहती हूँ, नहीं तो बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे अगर आप कहीं पर कोर्स लेते हैं, पेड कोर्स लेते हैं, तो उनका अपना एक ऐप होता है और वहाँ पर वो आपको तमाम प्रकार की सुविधाएँ देते हैं, जैसे कि आपको हर एक चीज़ का अलग-अलग फ़ोल्डर मिल जाता है और आपको वीडियोज़ भी वहाँ पर मिल जाती हैं। लेकिन आपको पता है हमने टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया है, तो वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ लगातार मिल जाएँगी। जैसे जैसे हम सबसे पहले आपको एक्सटेंशन एजुकेशन की 28 क्लास हुई है, तो 28 पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी।
होम मैनेजमेंट की 28 क्लास हुई है तो वहाँ पर 28 पीडीएफ मिल जाएगी। न्यूट्रिशन साइंस की करीब 45 के आसपास क्लास हुई है तो वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेक्सटाइल की अभी 20 क्लासेस हुई हैं तो उसकी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएँगी। तो वहाँ पर आपको मिलेगा तो एक सीरियल से, लेकिन वहाँ पर आपका फ़ोल्डर नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए आपको स्क्रॉल करके पढ़ना होगा। बाकी जो आपका पिछला अभी जो भी क्लासेस हो चुकी हैं वो सारी पीडीएफ आपको मिल जाएँगी सिर्फ़ और सिर्फ़ थ्योरी की, ठीक? आगे जो भी क्लासेस होंगी, चाहे वो आपका प्रैक्टिस होगा, चाहे आपका थ्योरी की क्लास होगी, तो वो सारे पीडीएफ उसमें ऐड होते चले जाएँगे और जिस दिन आप उस ग्रुप को जॉइन करेंगे, उससे ठीक 1 साल तक आप वहाँ पर रहेंगे, उसके बाद वहाँ से आप रिमूव हो जाएँगे, ठीक? तो आप अगर लेना चाहते हैं सारे पीडीएफ को, तो आप ग्रुप जॉइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर सारे पीडीएफ को डाल दूँगी। आप वहाँ से पूरे 1 साल तक उस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार पढ़ सकते हैं, ठीक? तो वहाँ पर मैंने 1 महीने वाला सिस्टम हटा दिया है। अब आप जब भी जॉइन करेंगे तो पूरे 1 साल के लिए जॉइन करेंगे, ठीक? तो बस मुझे यही इतना बताना था और ये रोज़ पीडीएफ मत किया कीजिए। आपको मैंने बता दिया पीडीएफ कहाँ मिलेगा। आप टेलीग्राम ज़रूर जॉइन कर लीजिए, चाहे आपको पीडीएफ चाहिए हो या ना चाहिए हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जॉइन करेंगे। अगर नहीं चाहिए तो आप क्विज़ ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि जो आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं उसमें भी मेहनत लगती है। तो आप मेरा मेहनत बेकार ना जाए इसके लिए आप ग्रुप में जॉइन हो जाइए और ग्रुप में नहीं टेलीग्राम चैनल पर। ग्रुप में तो जॉइन होने के लिए आपको पे करना पड़ेगा पीडीएफ के लिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ पर पीडीएफ मिलेगा और डिक्टो पीडीएफ मिलेगा जो यहाँ पर आपको बताया जाता है। ठीक? तो अभी तक आपको कौन-कौन से पीडीएफ वहाँ पर मिलेंगे? एक्सटेंशन एजुकेशन की क्लास हुई है, होम मैनेजमेंट की क्लास हुई है, न्यूट्रिशन साइंस की क्लास हुई है और जितनी टेक्सटाइल की क्लास हुई है। इतने सारे पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएँगे जब आप ग्रुप को जॉइन करेंगे, ठीक? और अगले 1 साल तक आप वहाँ पर बने रह सकते हैं और डेली का डेली पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। हुँ, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बाकी नहीं लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ग्रुप ज़रूर जॉइन कर लीजिए, यानी कि टेलीग्राम चैनल जहाँ पर आपको क्विज़ कराया जाता है। तो वहाँ पर जितने लोग जॉइन हुए हैं अपना वो प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी बात है। आप लोग भी जॉइन होके अपने प्रैक्टिस को मज़बूत बनाइए, ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। हमने इस वीक में क्या पढ़ा है, हमने पॉलिएस्टर पढ़ा है, हमने फिनिशिंग पढ़ा है। हमने बस यही और ब्लीचिंग, यही 4 टॉपिक इस वीक में हमने कवर किया है, 3 टॉपिक। इसी से रिलेटेड कल आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो एक बार पढ़कर आइएगा और साथ ही साथ अगर जिसके पास बुक है तो अपना डाई और प्रिंटिंग का चैप्टर भी एक बार देख लीजिएगा। जब आप एक बार पढ़े रहते हैं तो चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। और मुझे भी समझाना अच्छा लगता है। ये उम्मीद रहती है कि आपको समझ में आ रहा होगा। हालाँकि आपको समझ में आता है, कमेंट आते हैं, देख के मुझे अच्छा लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आती हैं। तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ कमेंट भी कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, पैसा आपका नहीं लगेगा इसमें। ठीक? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।